हेलो एवरीवन। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके पहले शॉर्ट आंसर्स में देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज meant बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं आप एक फिजिक्स के अंदर। तो इसका जवाब है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ डायमेंशनलेस। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशंस में क्या क्या आते हैं? डायमेंशंस में आते हैं मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास नहीं है। दूसरा आता है डायमेंशन लेंथ, या जिसका कोई लेंथ नहीं है, या फिर टाइम। तो ये जो कई सारे डायमेंशन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के कोई सा भी डायमेंशन नहीं है या फिर डायमेंशनलेस, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट द बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट इन द फ्रेम विच इज फिक्स टू द बॉडी इटसेल्फ। अगर समझिए कि कोई बॉडी है जो एक ऑलवेज रेस्ट में रहेगा इन फ्रेम में, विच इज़ फिक्स टू द बॉडी इटसेल्फ। तो इसका जवाब है यस, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ज़ीरो। अब इसको अच्छा समझने के लिए क्या है, अब आप ट्रेन में हैं, फाइन। अब आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही, बट आप क्या है, फिक्स है ट्रेन में। आप बैठ के हैं, आप ट्रेन में, ठीक है, आप चल रहे नहीं, आप बस बैठ के हैं। तो आप क्या है, उसको फिक्स हो गए। तो आपका क्या है, वेलोसिटी, आपका जो है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों कंपेयर करें तो ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्कस इफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उसका इक्विलिब्रियम है कैसा मालूम कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है, नेट फोर्स ऑन द बॉय इज ज़ीरो, ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। अगर समझिए कि कोई बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के साथ कंपेयर कर लेते जा रहा, तो फिर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़ीरो है अगर दोनों के बीच का। तो मतलब समझ जाओ कि वो इक्विलिब्रियम में है, कि दोनों के बीच का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो ज़ीरो ही है, मतलब डिफरेंस उन लोगों का। तो आप बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स, द एवरेज स्पीड और द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पीडोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है। स्पीडोमीटर क्या चीज़ है, जो आप अपने बाइक में देखते हैं, अपने कार में देखते हैं, जो आपके सामने जो डिवाइस लग के रहता है, जिससे आप देखते हैं कि स्पीड क्या है। इसमें एनालॉग भी आता है और डिजिटल भी आ रहे हैं आजकल। तो वो जो आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है वो है स्पीडोमीटर। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्पीडोमीटर में बताता क्या है, कि एक एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इट रिकॉर्ड्स और मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है, अगर आप गाड़ी चला रहे तो आपकी गाड़ी कौन सी, वही टाइम पे क्या स्पीड पे है वही बताता है स्पीडोमीटर में। समझिए वो आपको एवरेज नहीं बताता है, वो सिर्फ ये बताता है कि आपकी गाड़ी राइट नाउ एट प्रेजेंट कितनी स्पीड पे है। अगर आपकी गाड़ी रुक के है तो ज़ीरो बताता है, अगर आपकी गाड़ी इकोनॉमी पे जा रही है, 40 पे जा रही है, तो 40 बोल के बताता है। तो मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बताता है एट दैट मोमेंट, एवरेज नहीं। एवरेज बोले तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, वो आपके स्पीडोमीटर में नहीं बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच मोशन इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी। तो ये कौन सा मोशन है जिससे आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा टी। तो इसका आंसर है, इट रिप्रेजेंट द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अगर यूनिफॉर्म है तो इसलिए उसका वो इक्वेशन रहता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द बॉडी ऑलवेज एट रेस्ट। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आप किसी को बताना चाह रहे किसी वैल्यू क्या है, तो आप क्या करते हैं, उसे किसी और से कंपेयर करते। तो किसी और को कंपेयर करने को बोलते हैं यहाँ पर किसी और से रिफ़र करना। तो उस किसी और से रिफ़र करने को बोलते हैं रेफरेंस। तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप बोल सकते हैं कि बॉडी एक रेस्ट में रहती है। तो इसका एक आंसर है, द बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट इन द फ्रेम अटैच टू इट। अगर कोई बॉडी किसी फ्रेम के साथ ऑलरेडी अटैच है तो मतलब समझ जाओ वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वो फ्रेम में मूव होते जा रहा तो वो रेस्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप सोचो कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर बॉडी जो है अंडर ग्रेविटी में कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है।
तो इसका आंसर है यस, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर आप जब टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे बॉडी का, तो उससे आप बोल सकते हैं कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोशन विच इवन थ्रो एक्सेलरेटेड मोशन येट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जहाँ पे बॉडी तो एक्सेलरेट हो रही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते। नॉर्मली क्या होता, जब आप एक्सेलेरेटर करेंगे बॉडी पे, आपकी बॉडी क्या यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, आपकी मोशन चेंज होते रहेगा एक्सेलरेशन के डिपेंड रहकर। लेकिन क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जब आप एक्सेलरेट करने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन में है? हाँ, उसका आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस, इसमें क्या रहता है बोलते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन दिस बॉडी मूव कांस्टेंट स्पीड बट कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन बात करें चेंज होते रहता है। ठीक है, एक्सेलरेट जब भी कर रहे हैं तो मतलब समझ जाओ कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी क्या है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। वो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ही आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ मोशन डज द फॉलोइंग हैव। ठीक है, पहला वाला देखेंगे, ट्रेन मूविंग फास्ट ऑन ए ट्रैक। एक ट्रेन है जो पटरियों पे तेज जा रही, तो क्या है, आप देख के बोल सकते हैं कि बस ट्रेन जा रही है, तो इसका आंसर होता है 1 डायमेंशन। है ना, आप देख के प्लेटफॉर्म पे देख के बोल सकते हैं कि सिर्फ ट्रेन जा रही है, ये आपका 1 डायमेंशन। दूसरा है, अ लिजर्ड मूविंग ऑन अ वॉल इन द रूम। समझिए चिपकली है दीवार पे, जो है स्ट्रेट नहीं जा रही, बस मूव होते जा रही दीवार पे यहाँ से वहाँ, तो क्या हो गया, ये प्लेन सरफेस पे हो गया। तो ये आपका होता है 2 डायमेंशन मोशन में। समझ गया ना, कि अगर एक प्लेन दीवार पे अगर आपकी चिपकली यहाँ से वहाँ जा रही है तो वो हो जाता है 2 डायमेंशन मोशन। तीसरा देखेंगे, काइट फ्लाइंग इन द स्काई। कोई पतंग उड़ा रहे आप, ठीक है, पतंग उड़ा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स नहीं हो जाएगा। ये तो क्या है, राइट होगा, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये कई सारे डायमेंशंस में है, तो इसलिए बोलते हैं काइट फ्लाई इन द स्काई। कौन से डायमेंशन में, आपके 3 डायमेंशन में है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, बी फ्लाइंग इन अ क्लोज रूम। एक मक्खी जो रूम में फिर रही है, यहाँ से वहाँ उड़ रही है, तो उसको भी बोल सकता है, एक शहदू की मक्खी है बोल सकते हैं आप। वो एक क्लोज रूम में ट्रैवल कर रही है, मतलब अंदर फिर रही है, तो वो कौन से डायमेंशंस में आता है, वो एक डायमेंशन में तो नहीं जाती, वो यहाँ आगे पीछे करती है, तो इसीलिए ये भी होता है 3 डायमेंशन मोशन में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ज़रा बड़ा है, पढ़ेंगे यहाँ पर, व्हेन द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग स्टार्ट मूविंग बाय द साइड। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग स्टार्ट मूविंग बाय साइड ऑफ अनदर ट्रेन विदाउट जर्क्स, you find that the another train is moving, but when you look at the platform you find that the train is moving. Name the phenomena responsible for such motion. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वह एक ट्रेन जो है अब मूव हो रहा, इन विच यू आर सिटिंग, आप जो ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए वो स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ रहा है वो, जो और साइड में और एक ट्रेन है जो ऑलरेडी मूव हो रही, यू फाइंड दैट द अदर ट्रेन इज मूविंग, बट when you look at the platform you find that your train is moving. तो एक ट्रेन है और एक तरफ क्या है, प्लेटफॉर्म है, आप दोनों के बीच वाली ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आप अंदर ट्रेन में बैठ के बाजू वाली ट्रेन की तरफ देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि जब आपकी ट्रेन मूव हो रही, ऐसा दिखता है कि बाजू वाली ट्रेन चल रही है, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म के साइड देखेंगे, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है आपका, तो वो तो मूव नहीं हो रहा है, तब आपको समझ में आता है कि असल आपकी ट्रेन ही मूव हो रही, ना कि जो आपके राइट साइड पे जो ट्रेन है वो मूव नहीं हो रही। तो इस फिनोमेना ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, तो ये इसका आंसर है, रिलेटिव वेलोसिटी इज़ द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मोशन। यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, जिससे आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं जब राइट साइड देखा तो वो ट्रेन हिल रही है, लेफ्ट साइड देखा तो अब समझ में आया कि मेरी ट्रेन मूव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। कोई ऐसा कंडीशन बता दो जहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाले तो वो इक्वल टू द एवरेज स्पीड रहेगा, ठीक है, ऐसा कौन सा कंडीशन है।
तो द आंसर है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अगर बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तभी बोल सकते हैं कि हाँ इसका जो एवरेज स्पीड है, मैग्नीट्यूड का एवरेज स्पीड है, वो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ओनली एंड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ विल सी अबाउट द 12th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल्स है, ठीक है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। दो पार्टिकल है जो आजू बाजू है और वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहे हैं विद बी मूविंग अहेड ऑफ ए, मतलब आगे पीछे। एक बी क्या है आगे है और ए क्या है पीछे, और दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटीज रिमेन अनचेंज, दोनों की वेलोसिटीज में कुछ भी चेंज नहीं है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इफ ए इज अहेड ऑफ बी। अब समझिए, अब थोड़ा कंडीशन अलग है यहाँ पर। जब से क्या था, बी ए से आगे है और दोनों में सेम वेलोसिटी है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप ये सोचो, अगर ए आगे है और बी पीछे है और दोनों स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या हो सकता है ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे हो सकता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम, नो इफेक्ट ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। या ए आगे रहो या ए पीछे रहो, जबकि वो सेम वेलोसिटी से जा रही तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहता है। वी मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी भी उतना ही रहता है, मॉड ऑफ वी बी माइनस वी है तभी भी उतना ही होता है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। जो भी स्पीड रहता है ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव क्यों नहीं होता है? तो उसका आंसर है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। आपका स्पीड जो भी है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं। स्पीड जो है आपका डिस्टेंस पे बेस्ड है, इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, पर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये स्केलर रहता है, इसलिए हमेशा स्पीड कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आता है। और एज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी सो इट्स नेवर बी नेगेटिव। एक और कंडीशन भी क्या है बोल सकते हैं, आपकी स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो वो नेगेटिव भी हो सकता शायद, बट स्केलर रहने से ये नेगेटिव नहीं होता। कैन अर्थ, जैसे कि अब स्पीड है ये तो पॉजिटिव रहता, लेकिन अगर इसकी जगह पे वेलोसिटी रहती थी, एक्सेलरेशन रहता था, तो समझ जाओ कि नेगेटिव ले सकते आप। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, कैन अर्थ बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ओनली ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कंसिडर्ड। वाई? क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या अर्थ बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ओनली ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कंसिडर। वाई? हाँ, अर्थ को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज yes, this is because the size of the earth is very small compared to the size of the orbit of the earth around the sun। जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो सन की तरफ जो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ रोटेट होता है, तो वो जो ऑर्बिट है ना व्हेन कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ व्हेन कंपेयर टू सन से या फिर ऑर्बिट ऑब्जेक्ट से देखे तो ऑर्बिट से देखे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। 15th, one light and another heavy masses are thrown vertically upwards। एक लाइट है और एक क्या है, हेवी मास है जो अब वर्टिकली अपवर्ड फेंके विथ इनिशियल सेम स्पीड विच विल अटेन हायर हाइट। पूछने का मतलब ये है कि एक समझे एक छोटा कंकर है या फिर बड़ा, उसके साथ एक बड़ा पत्थर है, दोनों को आप इनिशियल स्पीड से फेंके आप सेम स्पीड से, तो कौन सा सबसे ज़्यादा हाइट पे जाता? तो उसका आंसर है द हाइट अटेन्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। सो विथ इनिशियल स्पीड बोथ अटेन सेम हाइट। स्पीड से क्या है, मास का कुछ भी कंसिडर नहीं है, तो जिस स्पीड से फेंकेंगे आप उतनी ही हाइट पे जाता है वो, बिकॉज ये जो है स्पीड मास पे इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है, कनेक्शन नहीं है इसका।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी. मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय देम आर h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज h1 एंड h2? तो डिफरेंट मासेस के आप थ्रो करें, ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी के साथ आप फेंके, और h1 बाई h2 आपको कैलकुलेट करना है. तो आपका आंसर होता है सेम, बिकॉज अभी पढ़े हम लोग कि स्पीड से मासेस का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वेलोसिटी का मास से भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है. आप अगर जो वेलोसिटी से फेंके तो वो इस हिसाब से सेम हाइट पे जाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स. कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर -1. तो क्या है, कार की मूविंग वेलोसिटी है जो 50 किलोमीटर पर आवर है ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ अ जीप मूविंग विद 75 किलोमीटर पर आवर. इसके सामने एक जीप है जो क्या है 75 किलोमीटर पर है. व्हाट वुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी बी अल्टर्ड इफ जीप इज अहेड ऑफ कार. अब समझो कि पहले क्या है, आपकी कार है 50 किलोमीटर पर आवर. अब इसमें जो इसकी जो पीछे है जीप तो 75 किलोमीटर पर आवर है. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो सकती है अगर आप समझो कि कार को आप पीछे कर दिए, जीप को आगे कर दिए, तभी भी कुछ भी फर्क नहीं होता. इन लोगों की रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर 18 है what will the displacement of a particle change on changing the position of origin of the coordinate system. अगर मैं समझो डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. तो यहाँ पर है क्या, देयर इज अ चेंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. समझो कुछ ओरिजिन ही चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का, क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आते हैं? नो, डिस्टेंस में चेंज आएंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देयर इज नो चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0, विल द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल नेसेसरली बी 0. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट प्रेजेंट एकदम जो है 0 है, लेकिन अगर उसको एक्सेलरेशन निकाले उसका, क्या वो भी 0 रहता? नो, इट विल नॉट बी 0 बिकॉज एट हाइएस्ट पॉइंट of vertical is 0 but its instantly acceleration is not 0. अगर कोई बॉडी है हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहता, बट लेकिन उसका इंस्टेंटेनियस जो रहता ना वो 0 नहीं रहता. नेक्स्ट है व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. जब भी वेलोसिटी में चेंज आता रहता वो है एक्सेलरेशन, और जो पढ़ने को बोलते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन वही चेंज इन वेलोसिटी में कम होती जा रही वेलोसिटी, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन. तो उसको आप लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज ए रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेडीली डिक्रीजिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रिटार्डेशन. जो एक वेलोसिटी से जा रही लेकिन अब स्लोली कम होते जा रहा है उसका, तो वो है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. वी और टी, जब आप एक एक्सेस पे वेलोसिटी डालें और दूसरे एक्सेस पे आप टाइम देखें तो ये हो जाएगा, एक तो वेलोसिटी और टाइम है, और इससे आप मालूम करेंगे एक्सेलरेशन. तो v इज इक्वल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. तो आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वी टी ग्राफ से क्या मालूम कर सकते हैं, बोले तो एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं. कैन देयर बी मोशन इन 2 डायमेंशन विथ एन एक्सेलरेशन इन ओनली 1 डायमेंशन. एक बॉडी है जो 2 डायमेंशन में, जैसे एक पैराबोलिक समझो, पैराबोला शेप में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका, क्या एक्सेलरेशन 1 डायमेंशन में रहता है इसका? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन. अब जब आप बॉल एकदम जैसा जैवलिन थ्रो कर रहे हैं आप, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशन में बता सकते हैं उसको आप, लेकिन एक्सेलरेशन उसका एक ही डायमेंशन में है.
Is it possible to have the rate of change of velocity constant when the velocity itself changes both in magnitude and direction? Give an example. क्या ऐसा पॉसिबल है to have a rate of change of velocity constant when the velocity itself changes in magnitude and direction? तो अब क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट व्हाइल द वेलोसिटी इटसेल्फ चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? अब आप एक बॉडी है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, ठीक है। रेट बोले तो नीचे बाई टाइम बोल के आता, तो रेट ऑफ चेंज बोले तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी इटसेल्फ चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में रहता है तो वो क्या होता है, अपनी वेलोसिटी भी चेंज करता है और अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू ग्राफ्स शोन इन फिगर ए एंड बी? ए एंड बी के बीच में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सेस जो है वो टाइम है, और वाई एक्सेस जो बोल सकते हैं आप इसको स्पीड समझ लीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बोथ द ग्राफ्स, ये जो भी ग्राफ्स है ना, आप देखिए दोनों का क्या है, इंक्लाइन नीचे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। ये है नेगेटिव क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्वाड्रेंट है ये। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि टाइम तो आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जो है, ये जो वाई एक्सेस है ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इन दोनों की जो वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर वो नेगेटिव है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू ग्राफ्स शोन इन फिगर ए एंड बी? इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? यहाँ पे देखिए टाइम तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन जो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी वेलोसिटी। तो आप जब देखते जा रहे जो इंक्लाइन होकर क्या है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा, तो आप इसको बोल सकते हैं बोथ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम है अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो सेम ही रहेगा, प्रोपोर्शनल टाइम के हिसाब से बढ़ते रहेगा। इफ इज द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहता था तो स्क्वायर नहीं आता था, जैसा टाइम बढ़ रहा डिस्टेंस भी बढ़ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आ जाने से क्या है, प्रोपोर्शनेट हो गया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, ठीक है। ट्वेंटी इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार ग्रेटर when the acceleration is pushed to the floor or when the brake pedal is pushed hard? तो इसका आंसर है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज ग्रेटर व्हेन द ब्रेक पेडल इज हार्ड। ब्रेक पेडल आपका हार्ड रहा, आसानी से ब्रेक नहीं पड़ रहा, तो एक्सेलरेशन बढ़ के, बिकॉज द कार कम स्टोरेज सडनली, तो अब एकदम मारते डिस्क ब्रेक के जैसा पकड़ ले रहा आपका, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोलते, तो चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसा आप डिस्क ब्रेक या हार्ड ब्रेक दबाएंगे तो चेंज इन एक्सेलरेशन है, हाई स्पीड से एकदम रुक जा रही गाड़ी, तो जितना ज़्यादा हाई स्पीड के साथ रुकेंगी गाड़ी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहता। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 28. Which of the two linear velocity or linear acceleration gives the direction of motion of the body? क्या linear velocity दे सकता है या linear acceleration दे सकता है direction motion of the body? तो आपका आंसर है linear velocity. A train is moving on a straight track, ठीक है, एक acceleration के साथ मूव हो रहा। A passenger drops a stone, उसमें से अंदर से क्या है, stone ड्रॉप करे। What is the acceleration of the stone with respect to the passenger? पैसेंजर के हिसाब से देखना ये क्या हुआ, एक तो ट्रेन एक एक्सेलरेशन से जा रही, दूसरा क्या है, स्टोन ड्रॉप करे, तो स्टोन पे क्या है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही।
तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन क्या है बोले तो विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर, या विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर देखना जो अंदर बैठ के है, तो उसका है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, या तो आप ये भी बोल सकते हाइपोटेनस फार्मूले के जैसा भी बोल सकते हैं आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 है द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करना है। हियर x इज इन m एंड t इज इन सेकंड्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या है dx बाई dt, dx बाई dt बोले तो क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव करना है आपको, डेरिवेटिव करना बोले तो dx बाई dt करो तो जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो जीरो हो जाते हैं। वो कांस्टेंट टर्म्स बोले तो जिसके साथ कोई सा भी वेरिएबल नहीं है, मतलब आप उसके साथ कोई सा भी एक टर्म नहीं है, तो 2 के साथ तो कोई सा भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो x 2 क्या है कांस्टेंट है, तो 2 विल बिकम 0। 4t के साथ t के साथ वेरिएबल है तो ये 4t जाकर हो जाएगा 4, 5t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 10t, ठीक है। वेलोसिटी में क्या है सिंगल बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन में करना है, एक्सेलरेशन में क्या होता आप और एक बार उसको डिफरेंशिएट करते, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जब आप इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते अगेन कांस्टेंट टर्म विल बिकम 0, तो 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा। 10t, t के साथ 10 के साथ एक वेरिएबल है टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन on its upward motion, on its downward motion।